13 अक्टूबर 1977 स्पेन के मायका आइलैंड पर मौजूद पाल्मा दे मयोर्का एयरपोर्ट पर हर दिन की तरह हलचल थी। रनवे पर एक के बाद एक विमान उड़ान भर रहे थे और पैसेंजर्स की भीड़ अपने अपने गेट्स की ओर बढ़ रही थी। इसी बीच वहां लुफ्तांजा फ्लाइट 1881 भी अपनी अगली उड़ान के लिए तैयार खड़ी थी। यह एक बोइंग 7,37,200 प्लेन था जो कुछ ही मिनटों में वेस्ट जर्मनी के फ्रैंकफर्ट शहर के लिए रवाना होने वाला था। प्लेन में 86 पैसेंजर्स और 5 क्रू मेंबर्स समेत पूरे 91 लोग सवार थे। ज्यादातर पैसेंजर्स वेस्ट जर्मनी के थे, जिनमें से कुछ अपनी छुट्टियों को एंजॉय कर सुकून के साथ घर लौट रहे थे, तो कुछ लोग अपने बिजनेस ट्रिप्स के सिलसिले में सफर कर रहे थे। प्लेन की कमान एक एक्सपीरियंस फॉर्मर फाइटर पायलट कैप्टन यर्गन शूमैन के हाथ में थी, जिनके साथ को पायलट यर्गन विटोर भी कॉकपिट में मौजूद थे। फ्लाइट के फाइनल चेकअप्स पूरे होते हैं और ठीक 1:55 पर लुफ्तांजा फ्लाइट 1881 रनवे पर धूल उड़ाते हुए तेज आवाज के साथ टेक ऑफ कर जाती है। उड़ान भरने के थोड़ी ही देर बाद खिड़कियों से नीचे फैले खूबसूरत बीचेस और दूर तक फैला नीला समंदर नजर आने लगता है। जैसे जैसे विमान बादलों को चीरते हुए ऊंचाई हासिल कर रहा था, कैबिन के भीतर का माहौल भी रिलैक्स होता जा रहा था। कोई बातचीत में खो जाता है तो कोई खिड़की के बाहर झांकते हुए सफर का आनंद लेने लगता है। कैबिन क्रू भी अपने रेगुलर रूटीन में जुट जाते हैं। कुल मिलाकर विमान के अंदर का माहौल एकदम नॉर्मल और शांत था। यूं तो यह महज 2 घंटे 15 मिनट की एक साधारण फ्लाइट थी, लेकिन फ्लाइट में मौजूद किसी भी इंसान को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि यह 2.25 घंटे का सफर अब उनके लिए काफी लंबा होने वाला है। आगे जो होने वाला था वो किसी बुरे सपने से भी ज्यादा डरावना था। फ्लाइट को उड़ान भरे हुए करीब 30 मिनट गुजर चुके थे और अब यह फ्रांस के शहर मर्से के ऊपर क्रूजिंग ऑल्टीट्यूड पर उड़ रही थी कि तभी अचानक सब कुछ बदल जाता है। 2 पैसेंजर अपनी सीटों से उछलकर खड़े होते हैं और जोर जोर से चिल्लाते हुए अपनी कमर से सोवियत मेड टोकाफ पिस्टल्स निकालकर पैसेंजर्स की तरफ तान देते हैं। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, अचानक 2 फीमेल पैसेंजर्स अपनी सीट से उठ खड़ी होती हैं और अपने हाथों में हैंड ग्रेनेड लहराते हुए पूरे कैबिन में दहशत फैला देती है। इन चारों लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर था और ये टूटी फूटी अंग्रेजी में लोगों को धमकाना शुरू कर देते हैं। उनके हाथों में हथियार देखकर सभी पैसेंजर्स की जान हलक में अटक जाती है। कोई एक खौफनाक मंजर देख चीखने लगता है, कोई सीट से चिपक कर बैठ जाता है तो कोई घबराहट में इधर उधर देखने लगता है। इसके बाद उन चारों लोगों में से 2 लोग धड़ाते हुए सीधे कॉकपिट में घुस जाते हैं। इससे पहले कि पायलट्स कुछ समझ पाते, उन चारों लोगों का लीडर महमूद, जिसने रेवोल्यूशनरी चे गवेरा के तस्वीर वाली टी शर्ट पहनी हुई थी, वो सीधे को पायलट विटोर के सीने पर जोरदार लात मारता है और उन्हें कॉकपिट से बाहर निकाल फेंकता है। इसके बाद वह कैप्टन शूमैन के सिर पर अपनी पिस्टल तान देता है। अगले ही पल स्पीकर पर एक खौफनाक आवाज गूंजती है, यह प्लेन हाईजैक हो चुका है और अगर किसी ने अपनी सीट से हिलने की भी कोशिश की तो उसे गोलियों से भून दिया जाएगा और प्लेन को बम से उड़ा दिया जाएगा। चंद सेकंड्स के अंदर प्लेन के अंदर का माहौल बदल चुका था। जहां खौफ के मारे कैबिन में पैसेंजर्स की सांसें अटकी हुई थी, तो वहीं कॉकपिट में और भी बुरा हाल था। लीड हाईजैकर महमूद कैप्टन शूमैन को बंदूक की नोक पर लेकर प्लेन को साइप्रस के लानका की तरफ मोड़ने को कहता है, लेकिन प्लेन में इतना फ्यूल नहीं था कि वह इतनी दूर जा सके। इसलिए घबराते हुए कैप्टन शूमैन उस हाईजैकर से कहते हैं कि प्लेन डायरेक्ट साइप्रस नहीं जा सकता और उन्हें पहले रोम में लैंड करके रिफ्यूलिंग करनी होगी। हाईजैकर्स को यह सुनकर काफी गुस्सा आता है, लेकिन वह कुछ कर भी नहीं सकते थे क्योंकि फ्यूल खत्म होने पर उनका पूरा मिशन खतरे में पड़ सकता था। इसलिए वह रोम में रिफ्यूलिंग कराने के लिए राजी हो जाते हैं। इसके बाद दोपहर 3:45 पर फ्लाइट 1881 रोम के फ्यूमचिनो एयरपोर्ट पर रिफ्यूलिंग के लिए लैंड की जाती है। अब तक रोम के एटीसी को पता चल चुका था कि यह प्लेन हाईजैक हो चुका है और वह इसकी खबर वेस्ट जर्मनी तक पहुंचा देते हैं। यह खबर मिलते ही वेस्ट जर्मन अथॉरिटीज के हाथ पांव भूल जाते हैं
और वह इटली की सरकार से गुहार लगाते हैं कि इस प्लेन को किसी भी कीमत पर वहां से टेक ऑफ न करने दें। ऐसा सिर्फ तभी हो सकता था जब इटली कोई फोर्सफुल एक्शन लेता, लेकिन ऐसा करके इटली खुद को मुसीबत में नहीं डालना चाहता था। इसलिए इटली कोई एक्शन नहीं लेता और चुपचाप प्लेन को रिफ्यूल कर देता है। लेकिन जब प्लेन की रिफ्यूलिंग हो रही थी तब कैप्टन शूमैन अपनी सूझबूझ का परिचय देते हुए एक बहुत ही स्मार्ट मूव खेलते हैं। वो कॉकपिट की खिड़की से चुपचाप 4 सिगार्स नीचे गिरा देते हैं, जिससे बाहर मौजूद अथॉरिटीज को यह पता चल जाता है कि विमान के भीतर कुल 4 हाईजैकर्स मौजूद है। सुरक्षा एजेंसीज के लिए यह एक बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन थी। रोम में करीब 2 घंटे गुजारने के बाद शाम के 5:45 पर यह प्लेन साइप्रस की ओर उड़ान भरने लगता है। प्लेन आसमान में करीब 3 घंटे तक उड़ता रहता है, जिसका एक सेकंड पैसेंजर्स और क्रू के लिए बहुत भारी गुजर रहा था। हाईजैकर्स ने पैसेंजर्स को डराने के लिए अपनी पिस्टल्स तो उनके सिर पर तान रखी थी, साथ ही वह उनको लगातार गालियां भी दे रहे थे और किसी किसी को बेवजह बुरी तरह पीट रहे थे। इतने टेंस माहौल में 3 घंटे उड़ान भरने के बाद प्लेन हाईजैकर्स के कहने पर लगभग 8:30 बजे साइप्रस के लाना एयरपोर्ट पर लैंड कर जाता है। यहाँ हाईजैकर्स पहले तो पैसेंजर्स को मारने की धमकी देकर एटीसी से प्लेन की रिफ्यूलिंग करवाते हैं और फिर अपनी डिमांड्स की एक लंबी लिस्ट अथॉरिटीज के सामने रख देते हैं। यह हाईजैकर्स पॉपुलर फ्रंट फॉर द लिबरेशन ऑफ पैलेस्टाइन यानी PFLP के मेंबर्स थे। उनकी सबसे जरूरी मांग थी कि वेस्ट जर्मनी की जेलों में बंद रेड आर्मी फैक्शन यानी रैफ के 11 डेंजरस टेररिस्ट को तुरंत रिलीज किया जाए। इसके साथ ही वह टर्की की जेल में कैद अपने 2 पैलेस्टीनियन साथियों की आजादी और $5 मिलियन की भारी भरकम रैंसम की भी मांग करते हैं। उनका साफ कहना था कि अगर उनकी ये मांगे नहीं मानी गई तो प्लेन में मौजूद एक भी इंसान जिंदा नहीं बचेगा। इन मांगों ने वेस्ट जर्मन गवर्नमेंट को हिलाकर रख दिया, क्योंकि वेस्ट जर्मन सरकार के लिए यह प्लेन हाईजैकिंग कोई अकेली वारदात नहीं थी, बल्कि यह उस खौफनाक दौर का पीक पॉइंट था जिसे इतिहास जर्मन ऑटम के नाम से जानता है। जर्मन ऑटम 1977 का वो दौर था जब पूरा वेस्ट जर्मनी खौफ के साए में जी रहा था। यह वो वक्त था जब बम धमाकों, किडनैपिंग और सरेआम कत्लेआम ने देश की कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ा दी थी। इन सब खौफनाक कारनामों को वेस्ट जर्मनी के अंदर रेड आर्मी फैक्शन यानी रैफ नाम का एक बेहद खतरनाक लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अंजाम दे रहा था। रैफ का मानना था कि वेस्ट जर्मनी का कैपिटलिस्ट ढांचा आम लोगों का शोषण कर रहा है, इसलिए वह इसे खत्म कर ईस्ट जर्मनी की तरफ एक कम्युनिस्ट समाज बनाना चाहते थे। वो अपनी विचारधारा को फैलाने के लिए अर्बन गोरिल्ला रणनीति अपनाते थे, जिसमें बैंकों को लूटना और जगह जगह बम धमाके करना शामिल था। इसके अलावा रैफ के मेंबर्स बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट नेताओं और जजों को भी निशाना बनाते थे। रैफ ने इसी साल वेस्ट जर्मनी के फेडरल प्रोसिक्यूटर सिगफ्रीड बबैक की दिन दहाड़े हत्या कर दी थी। इतना ही नहीं, उन्होंने वेस्ट जर्मनी के सबसे बड़े बैंकों में से एक ड्रेसन बैंक के चेयरमैन यूर्गेन पोंटो को उनके अपने ही घर में गोलियों से भून दिया था। इन सब के बीच रैफ के कई लीडर्स गिरफ्तार हुए और उनको छुड़ाने के लिए रैफ ने अपने हमले और तेज कर दिए। अपहरण, लूटपाट और हत्याओं का यह सिलसिला तब और भयानक हो गया जब रैफ ने वेस्ट जर्मनी के सबसे ताकतवर इंडस्ट्रियलिस्ट हस मार्टिन श्लेयर को किडनैप कर लिया और गवर्नमेंट से मांग की कि जेल में बंद उनके सभी साथियों को रिहा किया जाए, वरना अंजाम बुरा होगा। लेकिन जब वेस्ट जर्मनी सरकार ने उनके सामने झुकने से इनकार कर दिया तो रैफ ने अपनी साजिश को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए अपने पुराने फिलिस्तीनी साथियों यानी PFLP के साथ हाथ मिला लिया। PFLP के इन आतंकवादियों ने रैफ के इशारे पर ही लुफ्थांजा फ्लाइट 181 को हाईजैक किया था ताकि वेस्ट जर्मन सरकार पर डबल प्रेशर बनाया जा सके। अब वेस्ट जर्मनी के सामने एक तरफ एक बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट की जिंदगी को बचाने की चुनौती थी,
तो दूसरी तरफ उस विमान में सवार सभी बेगुनाह लोगों की जिंदगी बचाने का दबाव था। इसलिए सरकार पर भारी प्रेशर था कि या तो वो मौत का खेल खेले या फिर एक बार फिर से घुटने टेक दे। दरअसल वेस्ट जर्मनी की इमेज पर पिछले कुछ सालों से गहरा धब्बा लग चुका था। 5 साल पहले 1972 के म्यूनिख ओलंपिक मैसेकर ने पूरी दुनिया के सामने वेस्ट जर्मनी को शर्मिंदा कर दिया था। इतना ही नहीं, वेस्ट जर्मनी ने इस मैसेकर के जिन 3 दोषियों को पकड़ा था उन्हें भी कुछ समय बाद लुफ्थांजा फ्लाइट 615 हाईजैकिंग के जरिए छुड़वा लिया गया था। इसलिए लुफ्थांजा फ्लाइट 1881 को हाईजैक करने वाले PFLP मेंबर्स को पूरा भरोसा था कि इस बार भी वेस्ट जर्मनी दबाव में आकर झुक जाएगा। लेकिन इधर वेस्ट जर्मनी की सरकार किसी भी हालत में उस गलती को दोहराना नहीं चाहती थी। इसी तनाव और दबाव के बीच चांसलर हेलमेट स्मिथ एक बड़ा फैसला करते हैं कि वेस्ट जर्मनी अब आतंकवाद के आगे नहीं झुकेगा, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर आज प्रिजन्स को छोड़ा गया तो फ्यूचर में ऐसी घटनाएं कभी नहीं रुकेंगी। म्यूनिख मैसेकर के बाद ही वेस्ट जर्मनी ने एक खास एलर्ट यूनिट GSG-9 बनाई थी। यह स्पेशली ट्रेन कमांडोज की ऐसी फोर्स थी जिसे इसी तरह के हाई रिस्क ऑपरेशंस के लिए तैयार किया गया था। अब फैसला हो चुका था कि बातचीत नहीं बल्कि एक्शन लिया जाएगा, और इसी के साथ तय हुआ कि हाईजैक विमान में फंसे सभी लोगों को किसी भी कीमत पर सुरक्षित बाहर निकालने के लिए GSG-9 को एक खतरनाक ऑपरेशन करने के लिए भेजा जाएगा। अब यह सिर्फ एक रेस्क्यू मिशन नहीं था, बल्कि यह वेस्ट जर्मनी की साथ उसकी पॉलिसी और उसके फ्यूचर की लड़ाई बन चुका था। वेस्ट जर्मनी का प्लान बिल्कुल साफ था कि लुफ्थांजा फ्लाइट 1881 जहां भी रुकेगी वहीं GSG-9 के कमांडोज सीक्रेटली पहुंचकर पोजीशंस लेंगे और जैसे ही सही मौका मिलेगा आतंकियों पर हमला करके पूरे विमान को अपने कब्जे में ले लेंगे। इसके लिए GSG-9 का एक दस्ता गुपचुप तरीके से एक प्लेन के जरिए लुफ्थांजा फ्लाइट 1881 का पीछा करने के लिए भेज दिया जाता है। लेकिन दूसरी तरफ वेस्ट जर्मन गवर्नमेंट एक अलग ही खेल खेल रही थी। बाहर की दुनिया को यही दिखाया जा रहा था कि वह नेगोशिएशन के लिए तैयार है और आतंकियों की मांगों पर बात चल रही है। लेकिन असल में यह सब सिर्फ टाइम जेन करने का तरीका था। सरकार जितना हो सके टाइम खींचना चाहती थी ताकि ऑपरेशन को पूरी तरह तैयार किया जा सके, और उधर हाईजैकर्स इस भ्रम में रहे कि उनकी मांगे मान ली जाएंगी, इसलिए वह जल्दबाजी में किसी की जान ना ले। लेकिन इधर फ्लाइट 181 के साथ एक अलग परेशानी शुरू हो गई थी। साइप्रस से उड़ान भरने के बाद फ्लाइट 1881 को लैंड करने के लिए कोई दूसरा ठिकाना नहीं मिल रहा था। कोई भी देश इस मामले में नहीं पड़ना चाहता था, इसलिए लेबन, सीरिया, इराक, जॉर्डन और कुवैत एक के बाद एक सभी देश इस प्लेन को अपने यहाँ लैंड करने से साफ मना कर देते हैं। कुछ देशों ने तो अपने रनवेज को ब्लॉक तक कर दिया ताकि प्लेन जबरदस्ती उनकी जमीन पर ना उतर सके। जब चारों तरफ से नेगेटिव रिस्पांस मिलता है तो हाईजैकर्स बुरी तरह बौखलाने लगते हैं। वो गुस्से में कभी पायलट को गालियां देते हैं तो कभी पैसेंजर्स को टॉर्चर करते हैं। अब प्लेन को हवा में रहते कई घंटे बीत चुके थे और प्लेन का फ्यूल काफी कम रह गया था। इसके बाद कैप्टन शोमेन बरेन ATC से लैंड करने की परमिशन मांगते हैं, लेकिन बहरेन भी उन्हें अपने रनवे पर उतरने से मना कर देता है। लेकिन अब फ्यूल इतना कम बचा था कि प्लेन अगर और हवा में उड़ता रहता तो क्रैश कर जाता। इसलिए कैप्टन शुमन लैंडिंग की परमिशन न मिलने के बावजूद प्लेन को बहरेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करा देते हैं। लेकिन जैसे ही बहरेन के रनवे पर प्लेन के टायर थमते हैं, बहरेन के सैनिक तुरंत विमान को चारों तरफ से घेर लेते हैं। यह देखकर हाईजैकर्स का लीडर महमूद आग बबूला हो जाता है और वह रेडियो पर चिल्लाते हुए सीधी धमकी देता है कि अगर सेना पीछे नहीं हटी तो वह को पायलट यर्गिन विटोर को सबके सामने गोली मार देगा। यह खौफनाक धमकी काम कर जाती है और सैनिकों को पीछे हटना पड़ता है। इसी केओस और अफरा तफरी के बीच आतंकी विमान में फिर से रिफ्यूलिंग करवाते हैं और रात के 3:24 पर
विमान एक बार फिर मौत का पैगाम लेकर आसमान की ओर निकल पड़ता है। लगातार कई घंटे उड़ने के बाद प्लेन को दुबई में लैंड करवाने की परमिशन मांगी जाती है, लेकिन दुबई एटीसी परमिशन रिजेक्ट कर देता है। ऐसे में हाईजैकर्स प्लेन को पर्शियन गल्फ कंट्रीज के ऊपर ही चक्कर कटवाते रहने का आर्डर देते हैं। इससे प्लेन का फ्यूल पूरा खत्म हो जाता है और परमिशन न मिलने के बावजूद कैप्टन शुमन एक बार फिर रिस्क लेते हुए प्लेन को दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करा देते हैं। यह सिर्फ एक लैंडिंग नहीं थी, बल्कि उस खौफनाक वेटिंग गेम की शुरुआत थी जो अब पूरी दुनिया की सांसें रोकने वाला था। दुबई पहुंचने तक वेस्ट जर्मनी और आतंकवादियों के बीच की यह जंग अब पूरी तरह से साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में बदल चुकी थी। प्लेन को हाईजैक हुए अब लगभग 16 घंटे हो चुके थे और प्लेन के अंदर पैसेंजर्स का बुरा हाल था। दुबई के रनवे का तापमान 49 डिग्री सेल्सियस था और इतनी गर्मी में विमान के इस नैरो कैबिन में हवा अब सांस लेने लायक नहीं बची थी। हाईजैकर्स ने एयर कंडीशनिंग बंद कर दी थी, जिससे कैबिन एक भट्टी की तरह तप रहा था। सभी बेगुनाह मुसाफिर उस दम घुटने वाले माहौल में कैद थे। न उन्हें टॉयलेट जाने की इजाजत थी और न ही गले को तर्क करने के लिए पानी की एक बूंद दी गई। भूख और प्यास से तड़पते बच्चों की सिसकियां भी बंदूक की नोक पर खामोश कर दी गई थी। एक ही सीट पर जकड़े हुए लोगों के शरीर जवाब दे रहे थे। बाहर घना अंधेरा था और अंदर वैशी दरिंदे अपनी बंदूकों और ग्रेनेड के साथ उनके सिर पर सवार थे। हाईजैकर महमूद ने पैसेंजर्स को अलग अलग रूप्स में बांट दिया था। उसने एक तरफ उन लोगों को रखा जिन्हें वह जिंदा छोड़ने लायक समझता था और दूसरी तरफ उन्हें रखा जिन्हें वह सबसे पहले मारने वाला था। यात्रियों के हाथों को उनकी ही बेल्ट्स और टाई से इतनी जोर से बांध दिया गया कि कई लोगों के हाथ नीले पड़ चुके थे और वह पूरी तरह सुन्न हो गए थे। अब उस विमान के अंदर सिर्फ डर नहीं था, बल्कि वहाँ हर पल मौत खुली आंखों से सबको घूर रही थी। इसी बीच जमीन पर वेस्ट जर्मन गवर्नमेंट एक बहुत ही डेंजरस और सीक्रेट प्लानिंग कर रही थी। चांसलर हेलमेट स्मिथ के स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव हंस ह्यूवरेन विस्टन विस्की दुबई पहुंच चुके थे। यहाँ उनका मिशन आतंकवादियों को साइकोलॉजिकल ट्रैप में फंसाना था। वो यहाँ पूरे 2 दिन तक हाईजैकर्स को यह झांसा देते रहे कि वेस्ट जर्मनी की जेलों में बंद रेड आर्मी फैक्शन के प्रिजन्स को छोड़ने की कानूनी पेपर वर्क शुरू हो चुकी है। इस झूठ से जहाँ आतंकवादी अपनी जीत का जश्न मनाने की तैयारी कर रहे थे कि उनकी मांगे पूरी होने वाली है, तो वहीं इस बीच जीएसजी के कमांडोस ऑपरेशन के लिए दुबई पहुंच जाते हैं। दुबई की गवर्नमेंट ने शुरुआत में इस तरह के किसी भी ऑपरेशन की इजाजत देने से मना कर दिया, लेकिन जब वेस्ट जर्मन सरकार की तरफ से डिप्लोमेटिक प्रेशर पड़ा तो दुबई ने इस ऑपरेशन की इजाजत दे दी। लेकिन इससे पहले जीएसजी 9 के कमांडोज को प्रैक्टिस करने का टाइम चाहिए था, इसलिए जब तक प्लेन वहां खड़ा रहा वो लोग प्रैक्टिस करते रहे। इस हाईजैकिंग को हुए अब करीब 3 दिन गुजर चुके थे और प्लेन 2 दिन से दुबई में था। 16 अक्टूबर की सुबह तक आतंकवादी महमूद को भी यह एहसास होने लगता है कि दुबई में उसका वक्त बर्बाद किया जा रहा है, इसलिए वह गुस्से में आकर कैप्टन शूमेन के सिर पर पिस्तौल तानता है और जबरन विमान को टेक ऑफ करवाता है। इसके बाद प्लेन फिर से बिना किसी मंजिल के आसमान में था। इसके बाद ओमान और सऊदी अरेबिया में प्लेन को लैंड करने की कोशिश की जाती है, लेकिन दोनों ही देश इसे अपने एयरपोर्ट पर उतरने नहीं देते। इसके बाद फ्लाइट 1881 करीब 4 घंटे तक हवा में यूं ही भटकती हुई साउथ यमेन की तरफ बढ़ जाती है, लेकिन वहां की अथॉरिटीज ने भी रनवे पर टैंक्स और गाड़ियां खड़ी कर दी थी ताकि विमान लैंड ना कर सके। लेकिन एक बार फिर से फ्यूल खत्म होने की कगार पर था, इसलिए कैप्टन शुमन ने चिल्लाते हुए रेडियो पर कहा कि अगर वह अभी नहीं उतरे तो विमान क्रैश हो जाएगा। एटीसी की तरफ से इजाजत नहीं मिलने के बाद भी कैप्टन एक बार फिर अपनी जान हथेली पर रखकर विमान को एडियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे के बगल वाली कच्ची रेतीली पट्टी पर लैंड करा देते हैं। यहाँ लैंडिंग काफी ज्यादा हार्ड हुई थी
थी, जिस वजह से विमान के लोअर सेक्शन को नुकसान हो सकता था। इसलिए लीड हाईजैकर महमूद कैप्टन शू को नीचे उतरकर टायर्स की जांच करने भेजता है। जांच करने के दौरान शूमेन की मुलाकात रनवे पर खड़े यमेनी एयरफोर्स के जनरल शेख अहमद मंसूर से होती है। शूमेन बार बार उनसे गुहार लगाते हैं कि किसी तरह पैसेंजर्स को बचा लिया जाए, लेकिन अहमद मंसूर साफ कहते हैं कि वह इसमें कुछ नहीं कर सकते। इसके बाद कैप्टन शूमेन भारी कदमों से वापस मुड़ते हैं और जाते जाते बस इतना कहते हैं, मैं अब वापस जा रहा हूँ, शायद वह मुझे मार देंगे। और ठीक वैसा ही होता है। जैसे ही वह विमान में लौटते हैं, महमूद का शक गुस्से में बदल जाता है। वो बिना कोई सफाई का मौका दिए सुमन को कैबिन के बीचों बीच घुटनों पर बैठने को मजबूर कर देता है। सैकड़ों डरे हुए यात्रियों की आंखों के सामने बच्चों की चीखों के बीच अगले ही पल एक गोली चलती है और कैप्टन शूमेन की वही मौत हो जाती है। उस एक गोली ने साफ कर दिया था कि अब अंत की शुरुआत हो चुकी है। कैप्टन शुमन की हत्या के बाद को पायलट यर्गन विटोर को प्लेन की कमान सौंप दी जाती है। करीब 2 घंटे बाद फ्लाइट 1881 सीधे सोमालिया के मोगाडिशु में लैंड कर जाती है। जैसे ही विमान रुकता है, हाईजैकर्स कैप्टन शुमन की लाश को बेदर्दी से रनवे पर फेंक देते हैं। हाईजैकर्स की डिमांड पर सोमाली गवर्नमेंट उन्हें खाना और दवाइयाँ भेजती है और बदले में औरतों और बच्चों को छोड़ने की मांग करती है, लेकिन हाईजैकर्स साफ इनकार कर देते हैं। हाईजैकर्स का सब्र अब टूट चुका था और वह रैप और PFLP के अपने कैदी साथियों को जल्द से जल्द अपनी आंखों के सामने चाहते थे। उन्होंने अपना दबाव बढ़ाने के लिए पैसेंजर्स पर परफ्यूम और अल्कोहल डालकर उनकी सीटों से एक्सप्लोसिव जोड़ दिए ताकि जरूरत पड़ते ही वह पूरे विमान को एक झटके में आग का गोला बना सके। अब यह साफ था कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो यह किसी भी पल सब कुछ खत्म कर देंगे। अब वेस्ट जर्मन गवर्नमेंट के पास इंतजार का कोई रास्ता नहीं बचा था। पर्दे के पीछे फॉरेन मिनिस्टर हंस डेडच गशो सोमालिया के प्रेसिडेंट सियाद बारे से एक सीक्रेट डील करते हैं, जिसमें इकोनॉमिक एड और वेपन्स के बदले सोमालिया वेस्ट जर्मनी को अपने एयरपोर्ट पर ऑपरेशन की इजाजत दे देता है। यहीं से ऑपरेशन फायर मैजिक शुरू होता है। उल्रिक वेगन की अगुवाई में GSG के 30 कमांडोज तैयार किए गए थे, जिनके साथ ब्रिटिश SS के एक्सपर्ट्स भी शामिल होते हैं। प्लान साफ था कि अंधेरे का फायदा उठाकर विमान के पास पहुंचना है, स्टन ग्रेनेड से हाईजैकर्स को कुछ सेकंड्स के लिए ब्लाइंड करना है और फिर बिना एक पल गवाए पूरे असॉल्ट को खत्म कर देना है। हर कमांडो जानता था कि अंदर एक्सप्लोसिव्स लगे हैं, इसलिए गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। इस मिशन की सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि मोगाडिशु एयरपोर्ट को सिविलियन ट्रैफिक के लिए पूरी तरह बंद कर दिया गया था। ऐसे में एक अनजान विमान की लैंडिंग आतंकियों के कान खड़े कर सकती थी, इसलिए यहाँ सोमाली एयरफोर्स ने एक बहुत ही शातिर चाल चली। पूरे दिन सोमाली एयरफोर्स के पुराने मिग फाइटर जेट्स एयरपोर्ट के ऊपर उड़ान भरते रहे और बार बार लैंडिंग एंड टेक ऑफ करते रहे। इस लगातार होने वाले शोर और हलचल का मकसद यह था कि जब GSG 9 का विमान लैंड करे तो आतंकवादियों को लगे कि यह भी सोमाली एयरफोर्स का कोई रूटीन एक्सरसाइज या मिलिट्री मूवमेंट है। इस दौरान वेस्ट जर्मन स्पेशल एनवॉय ने आतंकियों के लीडर महमूद को यह यकीन दिला दिया कि उनकी डिमांड्स मान ली गई है और रेड आर्मी फैक्शन के प्रिजन्स एक दूसरे विमान से मोगलीशु पहुंचने वाले हैं। आतंकियों को इस झांसे में रखने के लिए रेडियो पर फेक कॉन्वर्सेशन भी सुनाई गई। इस चालबाजी के बीच 17 अक्टूबर की शाम करीब 5:30 बजे एक Boeing 707 प्लेन चुपचाप मोगाडिशु इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हाईजैक्ड प्लेन से करीब 2 किमी दूर लैंड करता है, जिसमें उलिक वेगन और उनकी GST 9 असॉल्ट टीम सवार थी। इस लैंडिंग को गुप्त रखने के लिए विमान की सभी लाइट्स बंद कर दी गई थी ताकि आतंकवादियों को भनक तक न लगे कि उनकी मौत का सामान रनवे पर उतर चुका है। फ्लाइट 181 को हाईजैक हुए अब 100 घंटे से ज्यादा गुजर चुके थे और अब इस खूनी खेल को खत्म करने का वक्त आ चुका था। सूरज के ढलने के बाद ही ऑपरेशन फायर मैजिक की शुरुआत हो जाती है। प्लान के मुताबिक सबसे पहले सोमाली सोल्जर्स रनवे से थोड़ी ही दूरी पर एक बहुत बड़ा बोन फायर जलाते हैं, जिससे हाईजैकर्स का ध्यान पूरी तरह भटक जाता है
और खिड़कियों से बाहर की हलचल देखने लगते हैं। इसी रोशनी और धुएं का फायदा उठाते हुए GSG-9 के कमांडोज अपने जूतों पर रबर पैडिंग बांधकर बिना आवाज किए परछाइयों की तरह चुपचाप विमान के पिछले हिस्से और विंग्स के नीचे पहुंच जाते हैं और सही मौके का इंतजार करने लगते हैं। रात करीब 2:05 पर जब आतंकवादी अपने ख्यालों में खोए हुए थे, तभी अचानक एक दिल को दहला देने वाला तेज धमाका सुनाई देता है। ब्रिटिश SS के 2 एक्सपर्ट्स ने विमान के आगे और बीच के हिस्से में स्टन ग्रेनेड्स फेंक दिए, जिससे निकली ब्लाइंडिंग लाइट और डेफनिंग साउंड ने आतंकियों के होश उड़ा दिए। वो कुछ सेकंड्स के लिए ना देख पा रहे थे और ना ही कुछ सुन पा रहे थे। उनकी सेंसरी परसेप्शन पूरी तरह शून्य हो चुकी थी। इसी पल का फायदा उठाते हुए GSG-9 के कमांडोस एल्यूमिनियम लैडर्स के सहारे इमरजेंसी डोर्स को तोड़कर विमान के अंदर घुस जाते हैं और चिल्लाते हुए यात्रियों से कहते हैं, हम जर्मन पुलिस है, आप लोग अपने सिर नीचे रखें। हथियारों से लेस कमांडोस को अचानक सामने देखते ही हाईजैकर्स के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाते या अपने वेपन्स का इस्तेमाल कर पाते, MP5 सबमशीन गन से उन पर ताबड़तोड़ गोलियों की बौछार कर दी जाती है। गोलियों की तड़तहट से पूरा कैबिन हिल उठता है। कॉकपिट में मौजूद हाईजैकर जोहेर योसेफ अकाचे बाहर निकलता है और 2 हैंड ग्रेनेड्स पैसेंजर्स और कमांडोस की तरफ फेंक देता है, लेकिन ग्रेनेड्स के जमीन टच करने से पहले ही कमांडोस उस पर अंधाधुंध गोलियां दाग देते हैं और वह वहीं ढेर हो जाता है। उसने जो ग्रेनेड्स फेंके थे वो विमान की सीटों के नीचे फटे, जिससे यात्रियों को मामूली चोटें तो आई पर कोई बड़ी अनहोनी नहीं हुई। इसके बाद लीड हाईजैकर महमूद समेत 2 और आतंकी भी कुछ ही पलों में मार गिराए जाते हैं, जबकि चौथी आतंकवादी सोहेलिया एंड्रावीस गंभीर रूप से घायल हो जाती है, जिसके बाद उसे जिंदा पकड़ लिया जाता है। यह पूरा असॉल्ट इतनी तेजी से हुआ था कि आतंकियों को संभलने का मौका ही नहीं मिला। सिर्फ 7 मिनट के भीतर GSG-9 कमांडोज पूरे विमान को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। जब सभी पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स मोगाडिशु के रनवे की खुली हवा में सांस लेते हैं तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। करीब 6 दिन और 10,000 किमी के रूह कपा देने वाले इस सफर ने उन्हें तोड़ दिया था। वो मौत के साए में जी रहे थे और उन्हें अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि वो सब सच में जिंदा बच गए थे। उनके वापस वेस्ट जर्मनी लौटने पर पूरा देश जहां इस डेयरिंग रेस्क्यू का जश्न मना रहा था, तो वहीं कैप्टन यर्गिन शूमैन की शहादत पर सबको भारी दुख था। उन्हें पोस्ट ह्यूमसली जर्मनी के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड फेडरल क्रॉस ऑफ मेरिट से नवाजा गया और हजारों लोगों ने सड़कों पर उतरकर उन्हें अंतिम विदाई दी। दूसरी तरफ जैसे ही इस सफल ऑपरेशन की खबर स्टटगार्ड की स्टेम हाई प्रजन तक पहुंची, वहां बंद रेड आर्मी फैक्शन के मेन लीडर्स एंड्रियास बैडर गुडन एंड स्लिन और यन कार्ल रेस्पे को समझ आ गया कि उनकी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो चुकी है। उसी रात उन तीनों ने जेल की सेल के भीतर आत्महत्या कर ली। जैसे ही अपने 3 बड़े लीडर्स के मारे जाने की खबर पहुंची, बदले की आग में जल रहे रैफ के बाकी आतंकवादियों ने किडनैप किए गए इंडस्ट्रियलिस्ट हस मार्टिन श्लेयर की बेरहमी से हत्या कर दी और उनका शव फ्रांस के एक जंगल में फेंक दिया। यह जर्मन ऑटम का वो खौफनाक अंत था जिसने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया था। इस ऑपरेशन ने GSG-9 को रातों रात दुनिया की सबसे बेहतरीन काउंटर टेररिज्म यूनिट बना दिया और यह सफल ऑपरेशन आज भी मिलिट्री हिस्ट्री में एक मिसाल के तौर पर पढ़ाया जाता है कि कैसे सटीक प्लानिंग, इंटेलिजेंस और ब्रेव एग्जीक्यूशन से मौत के मुंह से जिंदगियां वापस लाई जा सकती है।